आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के लिए मॉक टेस्ट है वो प्रारंभ कर रहे हैं। यानी जूनियर एडेड में 50 प्रश्न आपके रहेंगे जनरल जीएस के यानी जीके के, और जो 100 प्रश्न हैं आपके वो रहेंगे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जिनका सब्जेक्ट एसएसटी है उनके लिए मॉक टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मॉक टेस्ट है आपके घटना चक्र की टो सीरीज जो मार्केट में आई थी एसएसटी के लिए, उसके मॉक टेस्ट हैं। तो कुल इसमें 10 मॉक टेस्ट हैं, हम 10 आपके लिए करवा देंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां आप फ्री में इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रुप में आपको एक वीक का पूरा टाइम टेबल बना के दे दिया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो तैयारी है वो करवाई जाती है। डेली आपके लिए जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके लिए मॉक टेस्ट मिलता है आपको, और एसएसटी का वीक में 2 दिन मिलता है। और इंग्लिश के मॉक टेस्ट हैं वो भी ऑथर वाइज आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। बाकी सब्जेक्ट के भी कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टार्ट कर सकें, तो अगर वो स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है वो की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसदात्मक व्यवस्था, ऑप्शन सी। तो प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा संसदात्मक व्यवस्था। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान देना है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण किसका रहता है? विधायिका का। ठीक है, कार्यपालिका क्या होती है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और जो आपके जिले या कमिश्नरेट में कमिश्नर होते हैं, ऑफिसर जो होते हैं वो ये सब कार्यपालिका में सम्मिलित किए जाते हैं। विधायिका होती है आपका लोकसभा राज्यसभा, जिसमें आपका कोई भी एक्ट है वो पारित किया जाता है। तो इस तरीके से कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण वो रहता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और संविधान के भाग 2 में आर्टिकल आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है वो किया गया है। तो भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता का उल्लेख है, जबकि अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता है, यानी स्टेट की नागरिकता अलग होती है और सेंटर की नागरिकता है वो अलग होती है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो ये वाद योग्य नहीं होते, क्योंकि इनको कोर्ट के द्वारा लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारतंत्र है, यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इनमें से कौन है? तो खेत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर आने वाला है, तो इसकी थीम क्या है? ये थीम इस एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि विद इन मंथ इसका एग्जाम हो जाएगा 17 अक्टूबर को आपका। तो ये थीम है, इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ओजोन दिवस की थीम आपके जो कंपलसरी पेपर है जीएस फर्स्ट का, जिसमें 50 प्रश्न आने वाले हैं, उसमें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो ये पादप संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो ये स्थापित है 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कानपुर में। कानपुर में औद्योगिक विकास निगम है, ये स्थापित है। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष इस टाइम चर्चा में है, तो इससे सवाल आ सकते हैं किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है? तो 93। 9 नंबर का सवाल देखते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है, तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। वैसे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये दिया है तो ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सही नहीं है। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। 5 वर्ष तक पद पर रहता है, 1 वर्ष से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य की व्यवस्थापिका यहाँ पे दिया है, देखिए राज्य की व्यवस्थापिका इसमें राज्यपाल की नियुक्ति में कोई इसकी भूमिका नहीं होती है, तो इसीलिए ये सवाल जो है गलत हो जाएगा। इसमें अगर किसी राज्यपाल को किसी राज्य में नियुक्त करना होता है,
तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध और जन उपयोगी सेवाएं हैं, ये आपकी स्थानीय स्वशासन से संबंधित कार्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के सीटों के लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 243 डी। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछने की पूरी इस बार प्रबल संभावना है, क्योंकि इस बार पंचायत इलेक्शन की वजह से ही ये एग्ज़ाम आपका टला था, और हो सकता है कि पेपर तब छप गया हो, तब होने वाला था, और ये लोग उसको चेंज ना करें, तो हो सकता है इसमें पंचायती राज पर बहुत सारे सवाल आएँ, क्योंकि ये उसी बीच एग्ज़ाम था पहले। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत विस्तृत है, तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, इनमें से कोई भी सही नहीं है। इसमें जो विस्तार है भारत का, वो इसमें जो दिया है उनमें से एक भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों ही मिलते हैं, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा। वह जो भूमि है वो है कन्याकुमारी, जहाँ पर इन तीनों का मिलन होता है। तो ये मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है, यानी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर हम मानते हैं तो वो कन्याकुमारी है, लेकिन ध्यान रखना है मुख्य भूमि, आइलैंड के अनुसार नहीं, मुख्य भूमि के अनुसार। तो कन्याकुमारी में ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन है वो होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब है कनेक्ट नहीं करती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है म्यांमार से, तो म्यांमार से सीमा नहीं लगती असम की, बाकी सबकी लगती है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मिजोरम, यही इनका। आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यही क्रम आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है कुल 4 में, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। 4 कौन कौन से हैं? प्रथम है इनमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, द्वितीय है इसमें विशाल मैदान, तृतीय है आपका प्रायद्वीपीय पठार, और चतुर्थ है आपका तट एवं द्वीप। तो इस तरह 4 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत है वो विभाजित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? देखिए, मरुस्थल पूछा है, तो जो सिंधु क्षेत्र है ये मरुस्थल में आ जाएगा, कोल्ड डेजर्ट इलाके में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन है? तो ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान कर दी गई थी, 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो अगस्त 1765 में हुई थी, इन्हीं के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया, और तथा इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिल गए। यानी एक संधि अवध के नवाब से होती है, जिसको इलाहाबाद की प्रथम संधि कहते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है अगस्त में ही, 1765 में ही, और वो होती है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उस टाइम गवर्नर कौन था, ठीक है, गवर्नर कौन था उस टाइम, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये राइट आंसर यहाँ पे 18 का आपका हो जाएगा, टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, 1790 से 92 के बीच हुआ था, 1790 से 92 के बीच में जो युद्ध हुआ था, थर्ड आंग्ला मैसूर युद्ध है, इसमें ये संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि है। और ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो है थर्ड वाला, इसके समय जो गवर्नर था भारत में तो वो था कॉर्नवालिस। ये मिलाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, एक तरफ युद्ध चारों जो आंग्ल मैसूर युद्ध हैं वो दे दिए जाते हैं, और एक तरफ गवर्नर जनरल जो इस टाइम थे वो दे दिए जाते हैं, फिर इनको मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पूछा है, इनमें से कौन सी जोड़ी है जो सही सुमेलित है? एक तरफ जनजाति है और एक तरफ मूल राज्य दिया है, ध्यान रहे मूल राज्य। तो यहाँ पे पूछा है सुमेलित कौन सा है, तो 19 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए थारू है, इसका मूल राज्य उत्तराखंड है। भूटिया उत्तर प्रदेश है, मुंडा बिहार, ये सब गलत सुमेलित हैं, एकमात्र इसमें सही सुमेलित है वो है थारू, ठीक है। नेक्स्ट है, टोडा एक जनजाति है, तो टोडा जनजाति जो निवास करती है कहाँ पर करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये बहुत एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत एग्जाम में यूपी के में।
और सेंटर के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, तो ये पूछते हैं। नेक्स्ट है 21, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना और सोन नदी के मध्य जो पहाड़ी जल विभाजक का कार्य करती है वो कैमूर है। और देखिए एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है सोन नदी जो सीधे गंगा में जाके जल अपना प्रवाहित करती है, तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। 22, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? यहाँ पे पूछा है एस्चुरी नहीं बनाती है, तो देखिए नर्मदा आपकी एस्चुरी बनाती है, ताप्ती भी आपकी एस्चुरी बनाती है, मांडवी भी बनाती है, लेकिन महानदी है ये आपकी एस्चुरी नहीं बनाती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु में मानसून सामान्य महीने कौन से हैं? देखिए तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने इसमें पूछे हैं, तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवंबर दिसंबर। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा क्षेत्र है ट्रॉपिकल रीजन में होते हुए जिसमें जून जुलाई में बारिश नहीं होती है। यहाँ पे इस महीने में सूखा पड़ती है, तो आपने कभी भी देखा होगा इसी महीने में जून जुलाई में न्यूज़पेपर में आने लगता है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है जो जल विवाद है और गहरा हो गया है, तो जल विवाद उभरने लगते हैं। रीजन इसका यही है कि गर्मी में पानी की किल्लत ज़्यादा हो जाती है और गर्मी में बारिश इस इलाके में होती नहीं है, तो और इसीलिए यहाँ पर पानी की किल्लत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे गर्मी में बारिश नहीं होती है, ये एकमात्र रीजन है दुनिया में ट्रॉपिकल रीजन में होते हुए भी इसमें गर्मी में बारिश नहीं होती है, और नवंबर दिसंबर में इसमें बारिश होती है, यानी जून जुलाई में इसमें बारिश नहीं होती है। और इसका रीज़न क्या है? सेवराय जवादी और ये जो पहाड़ियाँ हैं इनकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है। जब मानसून लौट रहा होता है तो लौटते हुआ मानसून जब बंगाल की खाड़ी से नमी धारण करता है तब नवंबर दिसंबर में यहाँ पे बारिश हो जाती है, और फिर उन्हीं पहाड़ियों की बदौलत इसमें नवंबर दिसंबर में बारिश होती है। 24 यहाँ पे बताना है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि है वो घटती जाती है। केरल में मानसून आपका 1 जून को ही आ जाता है, लेकिन यहाँ यूपी में मानसून आने में जुलाई आ जाती है, तो इसलिए घट जाता है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ घटती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका वेस्टर्ली जहाँ सॉरी ट्रेड विंड से यहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे आपके जो डेजर्ट हैं वो वेस्ट इलाके में ही मिलते हैं, क्योंकि वेस्ट की तरफ है बारिश की मात्रा है वो घटती जाती है, इसीलिए थार डेजर्ट हमारा वेस्ट में है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है वो स्थित है? 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बृहद हिमालय व पीर पंजाल। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल है ये किन किन को अलग करता है? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो ये देखिए ये आपका एसएसटी का मॉक टेस्ट है, और अगर जो लोग ग्रुप वाले हैं इनको जल्दी आंसर चेक करने हैं तो इसका जो स्पीड है आप 1.25 पे करके भी जल्दी से इसके आंसर हैं वो चेक कर सकते हैं। 27 आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक रही है? तो सर्वाधिक विकास दर वाली पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहली पंचवर्षीय योजना की जो आपकी ग्रोथ रेट थी वो 3.6 थी, चौथी पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ रेट थी 3.3, छठी की थी 5.7। शुरुआती योजनाएं जो थी उनमें विकास दर थी वो काफ़ी थी, और कुछ शो कॉल्ड विद्वानों ने उसको हिंदू विकास दर के नाम से एक नया नाम दे दिया था। मुझे समझ में नहीं आया कि उस नाम को देने का मतलब क्या था, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती, हो सकता है आप भी नहीं करती हो, क्योंकि हिंदू ग्रोथ रेट या मुस्लिम ग्रोथ रेट क्या होती है? ग्रोथ रेट इकोनॉमी का कोई टर्म दीजिए, उसमें भी आप धर्म जातिवाद घुसा दे रहे हैं। 28 आपको यहाँ पे बताना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांग जनों का परसेंट कितना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2.21, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल जनसंख्या में दिव्यांग जन है वो 2.21% है। नेक्स्ट है 29, निम्न में से कौन ग्राम सभा स्तर पर भूमि के अभिलेखों के रख रखाव के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून गो। नेक्स्ट है देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, इस टाइप की सवाल है यूपी में बहुत पूछता है। नेक्स्ट है जया पद्मा कृष्णा किस धान्य या सीरियल की उन्नत किस्म है? 31 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये धान या चावल की प्रमुख किस्म है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 32 यहाँ पे एक तरफ आपको स्थान दिए हैं और दूसरी तरफ उद्योग दिए हैं, तो ये आपको सुमेलित करने हैं। तो पनकी में आपका क्या है?
विशाखापत्तनम में तो आपका पोत निर्माण हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। मुरी में क्या है, मुरी में आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन जिसमें 4 हो जाएगा। और सी का आपका गुड़गांव या गुरुग्राम का आपका हो जाएगा मोटर गाड़ियाँ, तो सी का ए हो जाएगा। और डी का आपका 3 हो जाएगा पनकी, पनकी का उर्वरक। तो राइट आंसर यहाँ पे सही जो सुमेलित हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 32 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे ग्रह कौन से हैं? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति के मध्य एस्ट्रॉयड हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? देखिए, इसने नियामतीय खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। इसमें देखिए शायद मैं कहाँ से, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कोई पेज छूट गया। 33 से सीधा 48, चले देखते हैं 34। 34 में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 34 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 34 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें पूछा क्या गया है, एक तरफ पर्वत शिखर शिखर दिए गए हैं और एक तरफ महाद्वीप दिए गए हैं। देखिए इसमें थोड़ा प्रिंट है वो सही से नहीं हुआ है इसका। तो एक तरफ पर्वत शिखर है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, कोसिस्को और मेंकले, अल्ब्रुस और किलिमंजारो एक तरफ दिए हैं, और महाद्वीपों के नाम दिए हैं यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। तो इनको सुमेलित आपको करना है, तो ये सुमेलित आपके हो जाएंगे। 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का तो हो जाएगा आपका 3, कॉसिस्को है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ए का 3, बी का 4 हो जाएगा आपका। मैकिनले है ये उत्तरी अमेरिका में है, और सी का हो जाएगा 1, एल्ब्रुस है आपका यूरोप में है, किलिमंजारो आपका अफ्रीका में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। 36, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है 30। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, हरि के बैराज। हरि के बैराज है इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यानी सभी धर्मों का मानता है, खुद का कोई एक राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, गणतंत्र होता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी जनता के द्वारा उसको चुना जाए। 39 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय समर्थों का आकलन है किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय समर्थों का आकलन वो किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सीएसओ, ऑप्शन डी, सीएसओ के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय समर्थों का आकलन। 40 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो भारतीय कृषि का जो महत्व है वो किस योगदान से जाना जाता है? 40 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, सभी में तो कृषि है वो योगदान देती है। नेक्स्ट है आपका 41, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, सरकार इनकी सहायता करती है, वे पारंपरिक हैं, उनका प्रबंध करना आसान होता है। तो 41 का राइट आंसर इसमें इन जनरल हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है 42, एक कथन है और कथन कारण वाला सवाल है। दक्षिणी ट्रेप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, इनमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा में होता है, तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। 42 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ए सही परंतु आर गलत है।
दक्कन ट्रैप की जो काली मिट्टी है उनको रेगड़ या रेगुर के नाम से जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसलिए इसमें जो का कारण है वो गलत है, इसलिए ए सही है और आर है वो गलत है। तो 42 का ये राइट आंसर था आपका। 43 देखते हैं, एक तरफ नगर और एक तरफ नदी, तो कौन सी नदी और नगर है वो सुमेलित नहीं है। 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्लिन है वो राइन नदी के तट पर नहीं है, बाकी सभी जो सुमेलित हैं आपके। तो बर्लिन है ये स्प्री नदी के तट पर है, स्प्री नदी। बाकी लंदन आपका टेम्स नदी के तट पे है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के तट पे है, वियना है ये डेन्यूब नदी के तट पे है। जो डेन्यूब है ये 4 राष्ट्रों की राजधानियों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। तो प्रजातंत्र की जड़ों को कौन नष्ट कर सकता है? साम्यवाद। साम्यवाद बहुत ही लोकतंत्र के लिए एकदम जहर के समान होता है। नेक्स्ट है 45, निम्न में से कौन जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम है लगा हुआ है वहाँ पर डीएम ना हो के अगर एसपी का नाम है तो वो भी सही हो जाएगा, जैसे अभी गाजियाबाद और लखनऊ में है और ऐसे मुंबई में भी है। नेक्स्ट है 46, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक ग्रुप में शामिल नहीं है? यहाँ पे पूछा है बिम्स्टेक में शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसकी वजह से ही हम बिम्स्टेक पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं और इसकी वजह से ही सार्क है वो उतना सफल नहीं हो पा रहा है। 47 यहाँ पे देखते हैं, 47 राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना केंद्र है, एनसीआईपीसी का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइबर सुरक्षा। तो ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। 48 है, निम्न में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे अब हमको 48 का आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि इक्तादारी व्यवस्था है वो प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, तो इसीलिए गलत है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब मनाया जाता है? 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 जनवरी को। इसका थीम क्या था? रिसेंटली जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ उसका थीम आपको बताना है, उसको आप ज़रूर चेक कर लेना, वो किसी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है 50, एनिलिसन ऑफ कॉस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। देखिए तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र और टांसले, तो इस तरीके से ये मैच कर रहे हैं, तंत्र और टांसले, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का डी। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था, तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन के लिए इसको बनाया गया था और इसका गठन हुआ था 1952 में। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर 53 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अंग्रेजी। अंग्रेजी है ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल आपकी संबंधित है, 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट है भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है, 55 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर हमको पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है तो 33% एरिया पर वन होना आवश्यक है। मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों के लिए ये अलग जो डाटा है वो अलग है। नेक्स्ट है निम्न में से किससे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम अंटार्कटिक जो शोध केंद्र है उसको दक्षिणी गंगोत्री नाम से जानते हैं। और ये जो इसकी स्थापना है कब हुई? 1983 में हुई थी, 1983-84 में। और दूसरा केंद्र जो अनुसंधान केंद्र है इस क्षेत्र में हमने बनाया था वो था मैत्री, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1988 से 89 में। और तीसरा अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिक रीजन में बनाया था वो हमने 2012 में बनाया था, जिसका नाम है भारती। तो क्रम हो गया दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। तो ये आपके अंटार्कटिक के जो शोध केंद्र हैं वो हैं। नेक्स्ट है आर्कटिक रीजन में भी हाल ही में
कुछ समय पहले, शायद 1 साल पहले ही बनाया है। वो शोध केंद्र भी कई एग्जाम में पूछा गया है, तो वो पूछा जा सकता है, देख लेना एक बार। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार का संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ है सुमेलित करना है। एक तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, दूसरी तरफ राज्य का नाम है। तो नामदफा, बांदीपुर, पेरियार, लैमजाओ, कर्नाटक, अरुणाचल, मणिपुर, केरल, इस तरह नाम दिया है। तो देखिए, लैमजाओ है ये आपका मणिपुर में हो जाएगा, पेरियार आपका केरल में हो जाएगा, बांदीपुर कर्नाटक में, नामदफा उड़ीसा में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 58 का हो जाएगा। मैच करते हैं इसमें कौन सा है, और डी का इसमें 3 होना चाहिए, तो डी का 3 किस में है? डी का 3 आपका 2 में है, तो डी का 3 आपका 2 में है। 58 नंबर का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। डी का 3 इसमें है, सी का 4 केरल होना चाहिए, सी का 4 इसमें है। ए का बी का ए हो जाएगा कर्नाटक, तो बी का ए इसमें है, और ए का 2 हो जाएगा, तो 2 इसमें है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन है? तो वो शंकुधारी वन है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में है, और सबसे कम शंकुधारी वनों में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एसडीजीपी कि में प्राथमिक सेक्टर का योगदान है। एसजीडीपी है जो स्टेट का जो होता है, उसमें प्राथमिक सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34.9%। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट, पक्षी विहार और स्थान इसमें दिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो नवाबगंज है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि नवाबगंज पक्षी विहार है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा वैसे ऑप्शन बी, क्योंकि नवाबगंज इलाहाबाद में न होकर के उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 64, निम्न में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौपथ ब्राह्मण का संबंध है अथर्ववेद से, गौपथ में थ है, अथर्व में थ है, इस तरह से मिला के याद कर लेना। गौपथ अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज हुआ है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो केवल है। बौद्ध धर्म में निर्वाण यूज हुआ है, और जो सनातन धर्म है अपना, उसमें मोक्ष उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 68 का बी पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज की कितनी श्रेणियां बताई थी, या कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 69, ऑप्शन डी 7 श्रेणियों में कुल विभाजित किया है। अब ये 7 श्रेणियां कौन कौन सी थी एक बार मैं बता देती हूँ आपको। 69 7 श्रेणियां, दार्शनिक पहली श्रेणी, द्वितीय श्रेणी कृषक, तीसरी श्रेणी पशुपालक, और जो चौथी श्रेणी थी आपकी कारीगर, और पांचवी योद्धा, छठवीं निरीक्षक, और सातवीं मंत्री। तो इसमें देखिए ज़्यादा पूछी नहीं जाती, पांचवी श्रेणी पर योद्धा को रखा ये पूछी जाती है, और प्रथम पर दार्शनिक को रखा गया, द्वितीय पर कृषक को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये बस आप याद कर लेना। और बस इतना याद कर लेना कि मेगास्थनीज ने कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, तो 7 में किया है। और जो दास प्रथा का उल्लेख है, इसने उल्लेख नहीं किया है कि भारत में दास प्रथा भी थी, तो इसने नहीं बताया कि भारत में दास प्रथा थी, ये मना करता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासनकाल को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर 70 का हो जाएगा, विम कडिफिसिस। सोने के सिक्के कुषाण शासक विम कडिफिसिस के द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट है, सिमुक निम्न में से किस वंश का संस्थापक था? सिमुक है जो संस्थापक था, राइट आंसर इसका हो जाएगा सातवाहन, ऑप्शन डी सातवाहन वंश का संस्थापक था। ये वंश बहुत इंपॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में, यहाँ से बहुत सारे सवाल हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त भी था। चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? 73 का राइट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नगत विकल्पों में जो राजधानी है वो है तंजौर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तोलकप्पियम जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? तोलकप्पियम ग्रंथ है ये
तोलकाप्पियार थे इसके लेखक। तोलकप्पियम ने तोलकाप्पियार लिखा और ये अगस्त ऋषि के योग्य जो 12 शिष्य थे उनमें से एक थे। और ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचनाएं वो सूत्र शैली में की गई है। तो व्याकरण काव्य से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याकरण एवं काव्य। नेक्स्ट देखते हैं 75। मनुस्मृति का संबंध मुख्यतः है, तो मनुस्मृति का संबंध है ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन चंदेश शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो शासक का उल्लेख है, इस वंश का उल्लेख है, अपनी हिस्ट्री में किया ही नहीं जाता। जिन जिनको महमूद गजनवी ने हराया बस उनका अपनी हिस्ट्री में किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन कौन किसको वो नहीं हरा पाया और उनसे कौन यहाँ से किसने उसको ऐसे भगा दिया। जैसे मोहम्मद गौरी को नायका देवी ने भगा दिया था। अगले कई वर्षों तक वो भारत में आक्रमण करने नहीं आया था, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई थी तब तक। तो इस तरह की हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लिखी नहीं गई हैं, पता नहीं कैसे लिखी गई है हिस्ट्री। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्याधर। नेक्स्ट है 1306 सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच कौन सी सीमा थी। तो 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इनके समय अलाउद्दीन खिलजी के समय और मंगोलों के बीच की जो सीमा थी वो रावी नदी थी। ऑप्शन सी 1306 में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक्चुअली बहुत सारे मंगोलों के अटैक हुए थे जो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें इसका एक महत्वपूर्ण सैनिक है वो भी मारा गया था। तो ये जो युद्ध इसके समय जो अटैक मंगोलों के हुए हैं वो सारे अटैक आप एक बार पढ़ लेना, और किस अटैक को कंट्रोल करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा और किसकी उसमें डेथ हो गई, ये चीज़ें इसमें यहाँ से पूछता है एग्ज़ाम में। अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट आने वाला है किसी एग्ज़ाम में तो वहाँ यहाँ से सवाल ज़रूर बनता है, तो आप इस तरीके से इसको देख लेना। नेक्स्ट है 78। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए अजमेर कुब्बतुल इस्लाम है, ये सुमेलित नहीं है। कुब्बत इस्लाम मस्जिद है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी दिल्ली में स्थित है, ना कि अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है वो स्थित है, जो कि वो भी एक मंदिर को ही तोड़ के बनाई गई थी। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 79 का राइट आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है ये आलवार संत थे, उन्होंने शुरू किया था। ये वैष्णव संत थे, ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। अलवार संतों को वैष्णव संत भी कहा जाता है। नैनार संत और एक साउथ में जिनका उल्लेख होता है वो शैव संत हैं। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। 80 आपको एक सवाल का आंसर आपको देना है। इसमें सूची 1 सूची 2 पूछा है और एक तरफ आपके युद्ध दिए हैं और एक तरफ शासक। तो देखिए हल्दीघाटी युद्ध है ये संबंधित हो जाएगा अकबर से। बिलग्राम का युद्ध है ये हुमायूं से संबंध हो जाएगा। खुसरो का विद्रोह जहांगीर और खानवा का युद्ध बाबर। तो 80 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो सही सुमेलित आपका हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन ए हल्दीघाटी अकबर। तो ए का 2 होना चाहिए, ए का 2, एक ए का 2। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है, ए का 2 और बी का 3, सी का 4 और डी का 1 खानवा का युद्ध बाबर। नेक्स्ट है अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी, तो ये मराठा प्रशासन से संबंधित थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1613 में भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 82 का डी। सूरत में इन्होंने पहले अपनी फैक्ट्री है वो स्थापित की थी अंग्रेज़ों ने। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार में गया था 1608 ईस्वी में, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। तो कौन सफल हुआ, स्वाली। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाल एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया और तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो ठीक है, यहाँ से ये पूछता है। बाकी फिर इन्होंने शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में भी अन्य सहयोगी फैक्ट्रियाँ हैं वो स्थापित कर दी। 83 सुगौली की संधि किससे संबंधित है। तो सुगौली की संधि है ये 1815 में हुई थी। तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। इस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। नेक्स्ट है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली
यहाँ पे पूछा है सही सुमेलित है, तो इसमें पहला ही सही सुमेलित है, कॉर्नवालिस से स्थायी बंदोबस्त, बाकी बिल्कुल तीनों गलत सुमेलित हैं। डलहौजी के द्वारा सहायक संधि नहीं स्वीकार की गई थी, बल्कि इसने तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो शुरू किया था, और वेलेजली ने सहायक संधि शुरू की थी। तो इस तरह ये सारे गलत हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैनिंग के समय नहीं हुई थी। नेक्स्ट है 85 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था ठक्कर बप्पा ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। 15 अगस्त 1906 राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना है वो हो गई थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी का संबंध नहीं है? तो इनमें से महात्मा गांधी का संबंध जो नहीं है वो किससे नहीं है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा, युगांतर। युगांतर का संबंध किससे है? तो भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बरिंद्र कुमार घोष ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? 89 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट 13 दिसंबर 1946 की, जिसमें प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये इसकी डेट है वो पूछता है, कई एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? 91 का राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 में उन्होंने ऐसा बोला था। और यहाँ पर जो उग्रवादी और नरमपंथी इन दोनों का फिर से सम्मेलन हो गया था, और इनके सम्मेलन में जो प्रयास था वो एनी बेसेंट और तिलक का ही था। इन्होंने फिर से गर्म दल और नरम दल को मिला दिया, और एनी बेसेंट के प्रयासों से ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस है उसके अंदर समझौता हो गया, जिसको लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। तो ये दोनों का है मिलन इसी में होता है, लखनऊ अधिवेशन में ही। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? 92 का राइट आंसर हो जाएगा। पहला सभापति कौन था इसका? 92 राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन बी सोवन सिंह भाकना। नेक्स्ट टू बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो देखिए जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तब बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको बताना है। 93 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सर एंड्रयू फ्रेजर। ये सवाल पूछा गया है बहुत बार। 94 निम्न में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव होने को राष्ट्रवाद का साम्यवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में ले लिया है? तो जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस की कमेटी बैठक हुई और उसमें जो भारत का विभाजन का प्रस्ताव है उसको पारित कर दिया गया। तो इस घटना को किसी ने बोला है कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन है, सॉरी, संप्रदायवाद के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है भारत का विभाजन जो हो रहा है इसमें। तो ये किसने बोला था? 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू के द्वारा। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन इस टाइम आ सकता है क्योंकि ये चीज़ बहुत चर्चा में है इस टाइम, तो ये पूछा आ सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, यानी त्याग किसको पत्र लिखकर दे सकता है? राइट आंसर 95 का हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है 96 का राइट आंसर, ऑप्शन बी राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का गवर्नर किया गया है। ठीक है, लद्दाख का। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 98 देखते हैं निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? देखिए यहाँ पे पूछा नहीं दिया। पुष्यमित्र शुंगु जो कि एक बौद्ध विरोधी सम्राट के शासक के रूप में इतिहास में इसको लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुंग वंश का शासक था। नेक्स्ट है भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था।
99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1813। लेकिन 1813 में जो चाय और चीन का अधिकार है ये दोनों बचे थे, इनसे एक अधिकार नहीं समाप्त किया गया था। तो पूर्णतः आई थिंक 1833 यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन 1833 इस बुक में नहीं माना है, तो मैं आपको 1813 बता रही हूँ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813। नेक्स्ट है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, ये कब पारित हुआ था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट है, ये आपका पारित हो गया था 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1891। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट है ये पारित कर दिया गया था। इसमें जो विवाह की उम्र है बालक और बालिका दोनों के लिए, उसका इसमें निर्धारण किया गया था। तो 100 ऑप्शन बी राइट आंसर 1891। तो ये आपके लिए एसएसटी मॉक टेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा मॉक टेस्ट एसएसटी का रहेगा वो आपके वीकली टाइम टेबल में दिया है, तो उसी दिन रहेगा। और इसके जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लें, जहाँ फ्री में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर इन टेस्ट पेपर से आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारा वीडियो है वो लाइक कर सकते हैं, और प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमको उससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ये सीरीज़ आपके लिए एग्ज़ाम तक जारी रखें और आपके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं वो ला पाएँ। क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर हमको भी वीडियो बनाने का मन नहीं होता है, क्योंकि बिना मोटिवेशन के लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। तो इससे दोनों का ही फ़ायदा है, आपका कुछ भी नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में, ना आपका कोई पैसा लगता है, शेयर करने में भी आपका कोई पैसा नहीं लगता, और हमको उससे मोटिवेशन मिल जाती है, और आपको फ्री में टेस्ट पेपर मिल रहा है। तो सबका ही फ़ायदा है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।